तो अभी हमारा ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीए इंटर सीए फाइनल में दोनों में आता है। तो ये चैप्टर 8 इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसका एडवांस वर्जन या इसके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। हम यहाँ पे देखेंगे मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है वो यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग का है, इसका क्या मतलब होता है, कैसे कॉस्ट एक्यूमुलेट होती है, इसका मतलब क्या है, और बैच कॉस्टिंग में कैसे कॉस्ट एक्यूमुलेट होती है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट की भी देखेंगे कि क्या इकोनॉमिकल है कि नहीं है, और जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में डिफरेंस, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट कॉस्टिंग में कैसे यूनिट पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई, जितने भी आपने खर्चे करे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने बनाए, तो ये क्या बन जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी। तो इसमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट्स है, वो ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल कॉस्ट है, जो नॉर्मल लॉस है, उसकी कॉस्ट को एंटायर आउटपुट में लगाएंगे, और जो अबनॉर्मल लॉस है उस लॉस को हम सेपरेटली राइट ऑफ करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इलस्ट्रेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यही इलस्ट्रेशन ही आपको काम आएगी, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉलोइंग डाटा जो रिलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक्स, तो 4 वीक्स को आप मार्क कर लो, और उसके बाद 28 फरवरी, क्या पता आपको डेज भी काम आ जाए, नंबर ऑफ डेज भी काम है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितने थे, 40,000 के थे। डायरेक्ट वेजेस कितनी थी, 2,40,000 की थी। डायरेक्ट आवर्स वो कितने थे, 3200 आवर्स थे। मशीन आवर रेट दे रखा था 40 रुपए पर घंटे के हिसाब से। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट का, ये मैंने आपको बताया था, कॉस्ट शीट से हमें पता चलेगा। तो कॉस्ट पर यूनिट और प्रॉफिट हमें दे रखा है। सेलिंग ओवरहेड हम देख लेंगे, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड ये हम देख लेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है, क्वेश्चन की पहली डिमांड ये है कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो, दूसरी डिमांड क्या है, आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो चलो जी, हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये रहा डाटा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। तो आओ जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। रॉ मटेरियल कितने का था, 4 लाख रुपए का था। ठीक है जी। अब 4 लाख रुपए का था, यहाँ पे यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने थे, 10,000 यूनिट्स। आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ, ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है 10,000 लिखे हुए। ठीक है जी। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 40 रुपए आ जाएगी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो अब हम शुरू करते हैं दोबारा से। डायरेक्ट वेजेस कितनी थी, 2,40,000 की। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें, 2,40,000 भी ठीक है। उसके बाद ये कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट है, जब भी रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आती है तो वो क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट बन जाती है। ये टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 6,40,000। इसमें अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे जोड़ दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे में क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये वाले थे, 40 रुपए मशीन आवर रेट का था, और कितने घंटे थे, 3200 आवर्स थे। तो ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1,28,000। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7,68,000। ठीक है जी। अब वर्क्स कॉस्ट के बाद अगर मैं ऑफिस के खर्चे जोड़ूंगा, ऑफिस के खर्चे 10% ऑफ द वर्क कॉस्ट, तो ये लो ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 768,000। तो मेरे पास टोटल जो आ गया 844,800। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। और इसमें मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, अगर मैं इसमें प्रॉफिट जोड़ूंगा तो ये मेरी आ जाएगी
सेल्स आ जाएगी। ठीक है जी। तो एक चीज देखो, ये है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, यही सारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। इसी के साथ साथ अगर किसी ने कॉस्ट शीट नहीं किया तो ये कॉस्ट शीट भी रिवाइज करा देगा। रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का टोटल क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का टोटल क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। उसके बीच में मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जोड़ देता हूं तो मेरे पास आती है वर्क कॉस्ट। उसके बीच में मैं ऑफिस के खर्चे जोड़ता हूं, ठीक है जी, ऑफिस ओवरहेड जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ता हूं तो टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। उसके बीच में अगर प्रॉफिट जोड़ता हूं तो वही सेल जाएगी। ये है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डालने हैं जो मेरे को दे रखे थे यहाँ पे 20 रुपए पर यूनिट। तो मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, मेरे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे 10,000 इंटू 20, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 लाख रुपए। ठीक है जी। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 10,44,800 रुपए। इसमें मेरे को प्रॉफिट पता नहीं है, इसमें मेरे को प्रॉफिट पता नहीं है, बट मेरे को सेल्स पता है। उसमें मेरी सेल्स कितनी है, 10,000 इंटू 120, ये कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 120, ये आ जाएगा 120, 1 2 3 4, यानी कि ये आ जाएगा 12 लाख। तो 12 लाख में से अगर मैं 10,44,800 माइनस करता हूं तो आपको पता है ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, इसको बैलेंसिंग फिगर कहेंगे, 1,55,200 रुपए। ये अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 1,20,000 बनता है। अब जो चीज हमारी पेंडिंग रहेगी इसमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट तो यहाँ पे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय सबके साथ 10,000 कर दो। डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 24, ये आ जाएगा 64। इसमें अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12 रुपए 80 पैसे। और 12 रुपए 80 पैसे में अगर आप ये सब ऐड कर दोगे, ये इसमें 64 में ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 76.80। इसमें 10% ऐड करना है तो 7.68, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा 8.44। और अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 80, ये कुछ आ जाएगा 84.48। ठीक है जी। इसमें मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 20 रुपए और जोड़ दूंगा तो मेरे पास 104 रुपए 48 पैसे आ जाएंगे। और प्रॉफिट अगर मैं इसमें से और जोड़ दूंगा, प्रॉफिट 15 रुपए 52 पैसे, तो मेरे पास 120 रुपए कुल आ जाएंगे। ये पर यूनिट कॉस्ट निकली। ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे पेपर में पूछा भी नहीं था, बट आपका एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने आ गया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को आपने कोई भी क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस करने से चूकना नहीं है। मैंने तो कर दिया, उसी तरह से आपने भी करना। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो कहता है हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी। अथर्व फार्माकेयर लिमिटेड produces a uniform type of product and has a manufacturing capacity of 3,000 units per week of 48 hours। यानी कि मेरे पास इसने दो इंफॉर्मेशन दी थी। 1 वीक की कैपेसिटी कितनी है, 48 आवर्स, और उसमें यूनिट्स कितने बनेंगे 48 आवर्स में, 3,000 यूनिट्स बनेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, ये तो एक मेरी इंफॉर्मेशन थी। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करें। वो कहता है वीक नंबर कितना था, पहले नंबर वीक में मेरे पास 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, दूसरे वीक में मेरे पास 1600 हुए, तीसरे वीक में 1800। तो पहले वीक में मेरे खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए। उसी तरह से सेकंड वीक में और थर्ड वीक में वो क्या कहना चाह रहा है, assume that the company charges profit 20% on the selling price, find out the selling price per unit, the weekly output is 2000 units। तो कहता आपने क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, सबसे पहली डिमांड ये है, सबसे पहले आपको 2000 यूनिट्स की आउटपुट पर आपको क्या कैलकुलेट कराना है, आपको ये कैलकुलेट कराना है कि इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड हमें समझ आई तो हम कैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। कहता बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक छोटा सा काम करें,
डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो वो देखो कैसे, हम इसको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट से चला ले, क्योंकि अभी भी कॉस्ट शीट में चल रहा था। तो सबसे पहला जो काम है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट। सबसे पहले हमने क्या करा था, डायरेक्ट मटेरियल करा था, और दूसरे नंबर पे क्या करा था, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना था, 9000 था। तो 9000 को अगर मैं 1200 यूनिट से डिवाइड करता हूं तो ये मेरे पास कितना आता है, 7.5 रुपए के हिसाब से। कोई दिक्कत परेशानी, और ये रहेगा वेरिएबल। और मेरे को मटेरियल कितने का चाहिए, 2000 यूनिट्स के लिए चाहिए। तो 2000 यूनिट इंटू 7.5 अगर मैं करता हूँ 7.5, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 15000 आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो ये डायरेक्ट 3600 डिवाइडेड बाय 1200 यूनिट्स, ये आ जाएगा 3 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी। तो मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर के जो वो आ गए यूनिट प्राइस पर यूनिट जो आ गया वो 3 रुपये आ गया। तो मेरे पास 2000 इंटू 3 जो है वो 6000 आ जाएगा। ठीक है जी। तो टोटल मेरे पास अभी कितनी कॉस्ट होगी, ये आ गई 21000, और इसको क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट। और इसमें अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दूंगा, अब फैक्ट्री ओवरहेड प्लस जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कैसे रहेंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप देखो आपके 1200 से कितने यूनिट्स हो गए हैं, आपके 1200 से 1800 यूनिट्स हो गए हैं। तो आप एक तरीका ये कर सकते हो, 1200 से 1600 और 1200 से 1800। इन्होंने क्या करा है, हम उसके हिसाब से चल लेते हैं। वो कहता है कि आपके 1200 से 1800 यूनिट हुए हैं और आपकी 31000 से लेके 34000 की कॉस्टिंग होगी है। 31000 से लेके 34000 की कॉस्टिंग होगी है। तो ये कितना रह गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3000, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 600। तो ये कितना आ जाएगा, 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी। अब एक और चीज भी करी है इन्होंने, द कॉस्ट इज वेरिंग विद द आउटपुट, इट इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। हमें पहले सबसे पहले ये इन क्वेश्चन वालों ने क्या चेक करा है, कहता है ये कॉस्ट वेरी हो रही है, अगर तो वेरिएबल हो रही है तो ठीक, नहीं तो अगर फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड रहेगी। वो कहता है आपकी 3000 रुपये कॉस्ट बढ़ी 1200 से 1800 यूनिट्स के लिए, 31000 डिवाइडेड बाय 12 करो 18.89 आता है, और 34000 डिवाइडेड बाय 1800 करो तो मेरा 25.83 आता है। तो वो कहता है कि वेरी हो रहा है, ये वेरी हो रहा है। तो आप वेरिएबल कॉस्ट लेके चलो इसको। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या लेंगे, यहाँ पे ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो इन्होंने निकाल दिए 5 रुपये, हमने भी ये निकाली थी ऊपर, हमने भी 5 रुपये ही निकाली थी। तो आपने ये 5 रुपये कैसे आई थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये सारा एक बारी के लिए इरेज कर रहा हूं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ऑल्दो ये वैसे वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई थी। तो जो वेरिएबल कॉस्ट आई थी, आपकी जो यूनिट्स बढ़े थे, ये देखो ये जो यूनिट, ये कॉस्ट बढ़ी थी फैक्ट्री 31,000 से 34,000 हुई, 1200 से 1800 हुए, ये कितने हो गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 600 का था। इन दोनों का डिफरेंस कितने का था, 3000 का था। तो 3000 डिवाइडेड बाय 600, ये कितना आ गया, 5। तो 5 रुपए। अब कितने यूनिट्स आउटपुट है, 2000, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000। तो अब मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ही मेरे पास क्या आता था, टोटल कॉस्ट आ जाती थी। टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रहा, तो यही सीधा टोटल वो आ जाएगी, नहीं तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आती है अभी। ठीक है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसमें है नहीं, तो ये मेरे पास आ जाएगी
31,000, अरे ये 5 रुपीज़ नहीं है ये, रुको 1 मिनट रुको, यहाँ पे इसने 35,000 रुपीज़ कैसे लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 2 में? 5 रुपये तो फिक्स्ड है, आउट ऑफ दिस वेरिएबल ओवरहेड 8,000, हाँ ये है, तो फिक्स्ड कंपोनेंट हटाना है, इसमें फिक्स्ड कंपोनेंट भी ऐड करना है। तो ये देखो फिक्स्ड कंपोनेंट इन्होंने कैसे निकाला है, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। ये हमें समझ में आ गया था कि 5 रुपये 1600 जो यूनिट्स थे वो आपके बने 5 रुपये के हिसाब से, ये 8,000 बनेंगे, ठीक है जी। ये सेकेंड वीक का खर्चा है, ठीक है जी। फर्स्ट वीक में तो 1200 यूनिट्स बने थे, 1200 इंटू 5 ये 6,000 बन गए, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास अगर 8,000 आता है, और ये जो हमारे पास अब एक्चुअल में 2000 एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, तो ये 10,000 आता है जो हमने ऊपर लिख दिए, जो 10,000 लिख दिए ऊपर, ठीक है जी। इनमें से ऐसे कौन से खर्चे हैं, इनमें से ऐसे कौन से खर्चे हैं जो चेंज होंगे नहीं? टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 33,000 थी टोटल कॉस्ट, 1600 इसके ऊपर, 1600 यूनिट्स के ऊपर। इसमें से मैं 8,000 माइनस कर दूंगा, ये वाले 8,000 माइनस कर दूंगा, तो मेरी जो कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 25,000। ये 25,000 हमारे पास टोटल 2,000 यूनिट्स के रहेंगे, ठीक है जी। तो 25 में से अगर 25 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो ये 35,000 मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। बट इसमें से भी हमारे पास इसने कॉस्ट कितनी बतानी है, हमने 10,000 बताई है, ये वेरिएबल की थी। अगर इसको फिक्स्ड भी लिखना चाहते हैं तो फिक्स्ड 25,000 हम अलग से लिख सकते हैं। तो ये टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास 56,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब एक चीज और कहना चाह रहा है, प्रॉफिट की जो बात करी थी इसने, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको फिर से हाईलाइट कर रहा था, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो क्या हमें सेलिंग प्राइस पता है? नहीं पता। तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, हम इसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मेरे पास सेलिंग प्राइस जो थी, ये प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट था? 20%, सॉरी जो प्रॉफिट था 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, बट मेरे को सेलिंग प्राइस तो पता ही नहीं है, तो सेलिंग प्राइस को यहाँ तो एक्स लो, वो छोटे बच्चों वाली बात है। बट अब हम बड़े हो चुके हैं, अगर सेलिंग प्राइस का, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। 1 रुपया प्रॉफिट, 5 रुपये का सेलिंग प्राइस, और मैं अगर 5 रुपये में से 1 रुपया माइनस कर दूँ तो 1/4 ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी है? 1/4 ऑफ 56,000, तो 14,000 का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। तो 14,000 अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो मेरी टोटल प्रॉफिट, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आती है? मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आती है? सेलिंग प्राइस या सेलिंग सेल्स, इसको मैं सेल्स लिखूंगा, वो मेरी आती है 70,000 रुपये, ठीक है जी। इसको मैं 2 रुपये से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 2,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट थे मेरे पास? तो 35 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। मैंने तो सिर्फ आपको एक वर्किंग नोट बना के दिया है, आपने इसको कॉलमिनर बनाना है। कॉलमिनर कैसे बनाना है? इसमें से कॉस्ट या टोटल कॉस्ट लिख दो इसमें से, और इसमें से कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे पर्टिकुलर लिख देना, ठीक है जी। ऐसे करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है जी, सिंपल था। अब बैच कॉस्टिंग की तरफ चलें।